वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, और सच बोलना वही जानते हैं जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के जो है होंद टिकी है। नहीं तो बहुत सारे के अंदर शैतानियत है रुकी हुई, तो वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ बोलकर ही परेशान करते हैं लोगों को। तो हमारे साथ में दो मेहमान जुड़े हैं, इसमें सबसे पहले मनदीप सिंह जी और दूसरे नकवी साहब। तो सब उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। मनदीप सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह महाराज जी। नकवी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वाहिगुरु वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की सत श्री अकाल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम ये बार बार शेर क्यों बोलते हैं कि जिस आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। अभी सोच रहे होंगे आप कि हम बार बार क्यों बोलते हैं। बार बार इस करके बोलते हैं कि ताकि हमारी जमीर जिंदा हो जाए। मरी हुई है हमारी जमीर, पड़ी है, मरी पड़ी है, तो उसको जिंदा करने में थोड़ा बार बार बोलना पड़ेगा। जैसे पानी पीने के लिए रोजाना प्यास बुझानी पड़ती है, ऐसे ही जमीर को जिंदा करने के लिए हमें सच बोलना पड़ता है। नकवी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा भी राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया, इसके पीछे कौन सा शैतान हो सकते हैं? शैतान ही हमला कर सकते हैं, तो इंसान तो नहीं करता। तो कौन शैतान हो सकता है इसके पीछे? क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? देश में ये शैतान तो अपना काम कर ही रहे हैं एक तरह से। ये बहुत अधिक ज्यादा लोग नहीं है देश में हमारे। कभी भी इतना शैतान सफल नहीं हो सकता और न होगा, न कभी रहा है। भारत एक शहद है और इसको लूटने वाले आते रहे, बहुत कई हजार साल से लूटते रहे, लेकिन हमारा देश जो है ये शहद है, शहद। इसमें बहुत मिठास है। तो ये लोग जो आए थे ये सब आरएसएस का षड्यंत्र है, और आरएसएस ही देश को इतना मूर्ख बना के रखा है। न तो कोई हिंदू है, ये बात मैं चैलेंज से मैं नहीं कहता, बल्कि मोदी जी और मोहन भागवत खुद कह चुके हैं। क्योंकि मैं अपनी रिसर्च से नहीं बात कह रहा हूं, ये खुद कह चुके हैं कि हिंदू कोई ना धर्म है, ना कोई जाति है, ये एक जीवन की शैली है। लेकिन फिर भी लोग हमारे देश में समझते नहीं, जागृत नहीं है। तो लोगों को ये आरएसएस ने इतना मूर्ख बना डाला और इतना जहर घोल दिया है देश में कि लोग धार्मिक लफड़े में पड़े हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि सिर्फ कुर्सी का और सत्ता का झगड़ा चल रहा है, और यही पूरे विश्व में कुर्सी और सत्ता का झगड़ा चलता है। इस बात को अगर समझ जाएंगे कि केवल सत्ता के लिए लोगों को मूर्ख बनाया जाता है विश्व में पूरे, तो लोग नहीं लड़ेंगे। और जो लोग समझदार हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई लड़ने में नहीं पड़ते, कोई झगड़ा फसाद नहीं करते। मैंने जो बताना था बता दिया आपको। मनदीप सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इसको, जो अभी राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है? इसमें आप किस नजरिए से देखते हैं? ये हमला छोटे मोटे कारकुनों द्वारा किया गया या बड़े कारकुन है जो बैठे, जो शैतान लोग कहते हैं जिनको हम किसको आप मान सकते हैं इसके पीछे? जी, पहली बात तो ये है कि समझना पड़ेगा कि ये हमला क्यों किया गया। पहले तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि जो किसानी आंदोलन जो चल रहा है उसमें जो राकेश टिकैत का जो रोल है वो बहुत बढ़िया और बहुत अग्रेसिव रोल रहा है अब तक। और ये एक तरह जिसने भी ये काम किया है, ये जो संगठन आरएसएस जिसको हम कहते हैं, ये इनकी बौखलाहट की निशानी है। जो पहले तो ये हमला जो किया गया है इनके द्वारा, ये एक बौखलाहट की निशानी है। मगर इनको ये मालूम नहीं है कि जब जब भी इसमें बाधा डालने की का कोशिश की जाएगी, ये आंदोलन और स्पीड पकड़ेगा। पहले भी ऐसा ही हुआ था कि उसको राकेश टिकैत को रुला दिया था इन लोगों ने, और उस समय भी आंदोलन ने स्पीड पकड़ी। और अब तो हमला कर दिया, तो आप देख ही रहे हो कि हरियाणा में कैसे जो है वो जाम वगैरह भी लगा दिए, गवर्नमेंट को तंग किया गया। कल जो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसको भी जो है वो बताया गया कि आप यदि पंगा लोगे तो उसका क्या हश्र होगा,
ये आपके सामने ही है, जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि जिम्मेदारों को उनके हक मिले, और जिम्मेदार अपना संघर्ष कर रहा है। तो और राकेश टिकैत बता भी ये रहा है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है ये, क्योंकि सत्ता के साथ जो संघर्ष है उसका टकराव बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में या भारत में बढ़ गया है, और ये जहां तक ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो ईवीएम की बात भी होती है। इसके अलावा आज मैं उसकी इंटरव्यू सुन रहा था राकेश टिकैत जी की, वो बता रहे थे कि जो मीडिया को गुलाम बना के रखा है और उसको भी आजाद कराना है, क्योंकि समस्या सिर्फ किसानी की समस्या नहीं है, समस्या से देश जो है भरा हुआ है। और ये लोग जो मतस्बी लोग हैं, जो अपने ही धर्म का प्रचार जो है वो गवर्नमेंट के जो द्वारा जो है प्रायोजक जो है इस तरीके से वो करना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में। प्रचार करने का तो हर को हक है, मगर जो इनका तरीका है कि दूसरे को दबा करके अपने आप को जो है वो आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, या दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। और जहां तक कि मुसलमान भाइयों के साथ कैसे इन्होंने जो कानून जो है वो गलत तरीके से पास किए, आप ये कॉर्पोरेट जगत को आगे बढ़ा रहे हैं, मजदूर किसान जो है इनको दबाया जाने जो ऐसा काम कर रहे हैं। ये सब का नतीजा है कि ये जो चीजें हैं वो चल रही हैं, और इसके पीछे एक ही सोच काम कर रही है, वो आरएसएस की जो सोच है वही काम कर रही है। इसमें हिंदू का भी भला नहीं होने वाला, पहली बात तो ये क्लियर करना देना चाहते हैं कि इसमें हिंदू का भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि जो राकेश टिकैत है वो भी इनके ही आता है, इनमें से आता है। तो फिर भला किसका कर रहे हैं? वो भला अपना ही कर रहे हैं। पहले मेरी बात पूरी हो लेने, ये भला अपना ही कर रहे हैं, किसी का भला, किसी धर्म का, अपने धर्म का भी ये उसके भी सगे नहीं है, उसका भी भला नहीं कर रहे हैं। और ये जो आरएसएस ने जो ये बात की है, इसको आने वाले दिन में इनको इनका खमियाजा भुगतना भी पड़ेगा, मेरा ये। पहली बात हम बताना चाहते हैं कि जो भारत में रहने वाले एसटी एससी ओबीसी के लोग, वो धर्मी, वो उनका कोई धर्म नहीं है। उनको धर्म का सिर्फ हिंदू के नाम पर उनको गुमराह किया गया, और कुछ नहीं है। धर्म है ही नहीं है। हम धर्म इस करके कह रहे, इसको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं उनकी जन्म कुंडलियों में लिखा हुआ है, वर्ण में लिखा हुआ है शूद्र, और गण में लिखा हुआ राक्षस। और राक्षस ब्राह्मण जो है राक्षस को अपना दुश्मन समझता है। जैसे मतलब उसमें देखा होगा, फिल्मों में, नाटकों में देखा होगा, राक्षसों को देवते मारते हैं, ब्राह्मणों की जन्म कुंडली में लिखा हुआ देवता। इसका मतलब है कि वो भारत के मूल निवासियों को, जो एसटी एससी ओबीसी के लोग, उनको दुश्मन समझते हैं, इस करके वो मारते हैं। तो उस करके वो पहले वो खून पीते थे, अब इनका हक छीन रहे हैं। मतलब कहना मतलब वही है कि उनका भी हक छीन कर मतलब खून पीने के बराबर हो रहा, तो चल रहा था कुछ। तो भाई साहब, हमसे जो है ना लाइव जा रहा है हमारा फेसबुक पे, अगर कोई जुड़ना चाहता है लाइव में, लिंक हमने दे दिया है। अगर कोई भी मोहन भागवत भी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, हम उससे भी सवाल करना कुछ बात नहीं है। तो हिम्मत है तो जुड़ जाए, नहीं तो अगर देख लेंगे अगर सामने आता है कुछ। नकवी साहब बताए इसमें कि क्या मतलब जैसे चल रहा है सारा कुछ। ये मेरा बड़ा मानना ऐसा है कि सरकार घबरा चुकी है, कायर लोग ही दूसरे पर हमला करवाते हैं। अमेरिका नकवी साहब लाइव जा रहा प्रोग्राम, इसमें बताएं कि डरे हुए लोग, ये हमले करवाने वाले जो लोग हैं, ये डर चुके हैं क्या इनसे, जो सरकार या मतलब किसान आंदोलन से? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डरे तो ये है, डरा असल में आरएसएस है, और कोई डरा नहीं है। मैं थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, इतिहास का जानना जरूरी है, और मैं क्षमा के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि राजपूत जितने हैं भारत में अभी भी जमींदार हैं, और जितने धर्म परिवर्तित हुए थे वो पाकिस्तान चले गए। इसी कारण से देश का बंटवारा हुआ कि आरएसएस के पूर्वजों को और आरएसएस संघ को ये डर लगा कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो उस बात में, उसी बात को याद कर कहीं राजपूत अब अपना शासन पूरा स्थापित करने का प्रयास न करें। इसी पर मैं बहस करना चाहता हूं, कोई भी आए मैं चैलेंज करता हूं। इसी डर से भारत का बंटवारा हुआ है। और दूसरा कारण था कि मुसलमानों की तादाद भी कम हो जाएगी भारत में, और राजपूत जो है वो
दोबारा से अपना राजपूत शासनकाल स्थापित कर नहीं पाएगा। 2 कारण हो गया। तीसरा कारण था कि ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए ये करना जरूरी था। अब अगर राजपूत अभी भी नहीं समझ रहा है तो अभी भी ज्यादातर जमींदार राजपूत है, और इस कृषि बिल में सबसे बड़ा जो है आघात राजपूतों को लगेगा, और उनको ये अभी तक खबर ही नहीं। और उनको बताए कौन? वो तो आरएसएस में जुड़े हैं, तो उनको बताए कौन? ये बात रह गई। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी करते क्या है और कहते क्या है? जाते हैं मंदिर मस्जिद, जाते हैं देश विदेश, बांग्लादेश, लेकिन उनका जो अंदरूनी उनका ध्यान जो लगा रहता है वो ईवीएम में लगा रहता है। काम होता है ईवीएम से, पकड़ी जाती है ईवीएम, चोरी करते इधर उधर पकड़ी जाती है, जबरदस्ती वोटिंग कराते पकड़े जाते हैं। काम तो उनका जो है अंदरूनी वो रहता है, और दिखावे के लिए मंदिर मस्जिद लोगों को बताते हैं कि दीदी तुम्हें नहीं चाहती, दीदी तुमको जो है तुम्हारी उपेक्षा करती है, दीदी ऐसा करती, दीदी वैसा करती है। लेकिन इनका अंदरूनी जो षड्यंत्र है, ये लोगों को हमारे देश में समझ में बात नहीं आती। और जो नेता, बड़े बड़े नेता जो चुप हैं, क्योंकि ये कोयले की चोरी में, कोयले की खान में सबके हाथ काले, तो सभी जितने बड़े बड़े नेता हैं इन्होंने तो किया है भ्रष्टाचार। अच्छा, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 करोड़ का। अब जो इनको ब्लैकमेल आरएसएस कर चुका है, यहां तक कि कांग्रेस को भी, तो अब बीजेपी का मतलब जो है वो आरएसएस है। और आरएसएस अब जितना जी चाहे, नित्यानंद 17,000 करोड़ लेकर गया, नीरव मोदी 11,000 करोड़ लेकर गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर गया। अब इनको गिनाने लगो तो न मालूम कितने लाख करोड़ गया। और जो देश में अडानी अंबानी बैठे हैं, इनको तो डायरेक्ट ही 10,000 और 10 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं। तो देश में पैसा आएगा कहां से इतना, जब बड़े बड़े लुटेरे और डाकू पड़े हैं। और प्रधानमंत्री में चाहे वो हाथरस की मनीषा हो या जो पैसा लेकर भाग रहे हैं, पहले तो बहुत तोते की तरह बोलते थे, अब जो है प्रधानमंत्री चाहे जितना बलात्कार हो जाए, जला दी जाए, मार दी जाए, काट दी जाए, जो भी हो जाए, कोई पैसा लेकर भाग जाए, कुछ भी हो, जैसे मालूम पड़ता बिल्कुल अनजान, एकदम अनजान, मुंह पे ताला लगा हुआ है। तो ऐसा प्रधानमंत्री हालांकि आज तक मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था मैं फकीर हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, मैं चौकीदार हूं, वगैरह कहा था। ऐसा लगता है मेरा जो है लिंक कट गया है। नहीं चल रहा आपका लिंक, आप बात कीजिए। तो मोदी जी जो है भाई, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूं, मोदी जी योग्य, बीजेपी में अगर कोई है तो वो लाए, जैसे अटल बिहारी पहले थे तो भी ठीक है, या जो है राजनाथ सिंह है, या और जो भी है सुब्रमण्यम है, जो भी हो, कम से कम वो सोशलिस्ट हो, देश को मिला जुला कर चले। जब से आए मोदी जी, केवल इनको हिंदू मुस्लिम भेदभाव, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, यही करते रहोगे तो देश का विकास कब करोगे भाई? हाँ हाँ, सही बात है। राम कुमार बोधी जुड़े हमारे साथ में, ये दुबई से मेरे ख्याल से। भाई साहब, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। जी, आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहते हैं हम आज की डिबेट में? हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है भारत में, जो है इसके ऊपर राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया गया है, क्या समझते हैं क्यों किया गया? जी, इसका मेन कारण है सर कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक ऐसा आंदोलन है जो कभी खत्म नहीं होगा। यह जो चाहते हैं लोग कि जैसे आपको पता होगा ना, एक मधुमक्खी होती है, उसमें यदि आदमी उंगली करेगा ना, बहुत बुरा फंसेगा। पहले क्या था कि पहले जनता थोड़ा शांति माहौल में बना हुआ था कि कोई उनके अधिकार को खत्म कर दे तो शांत था, क्या कानून खत्म किए। लेकिन जो किसानी का मामला है, ये पूरे संसार के लिए है, कृषि
जो हम लोग का देश है, भारत देश कृषि प्रधान देश है, और उसमें जो मुख्य बात है किसानों का अधिकार और किसानों का जो एमआरपी मूल्य है, बिना किसानों के जानकारी में आप लागू करेंगे तो जनता भड़केगी ना, तो क्या करेगी। जी तो जी हम इस पे उनको लगता है विजेंद्र सिंह जुड़े हमारे साथ में। सत श्रीकाल भाई साहब, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल पर। विजेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विचार चर्चा चल रही है भारत के हालात पर, जैसे बात कर रहे थे कि उसको ऊपर हमला किया गया राकेश टिकैत के ऊपर। सभी ने बड़ा बड़ा निर्णय ओपिनियन दिया, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों किया गया हमला? मेरे असल में ये मैं सुन नहीं पाया पूरी बात को, ये अभी भी खुल पाया, कुछ गड़बड़ थी इसमें। चल रहा आपका तो चल रहा है। मैं सुन रहा हूँ, आप लोग चालू रखें अपनी वार्ता को। मेरा सवाल आपसे है, मैं समझ लूं तो नकवी साहब, चलो मनदीप सिंह जी, इसमें बताएं कि जो मतलब बीजेपी है, ये पीछे बैठकर एक तरह तो मोहन भागवत कह रहा है कि हम जो है ना राजनीतिक पार्टी से दूर हैं, ऐसा बोलता है। क्या ये सचमुच ही दूर है या इसमें राजनीतिक पार्टी के तड़वे चाटती हैं मोहन भागवत? क्या कहना चाहेंगे इसको? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये तो एक पूरा सच है। ये सच है, जो नंगा सच किसको कह सकते हैं, जो ऐसा सच है कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस की पॉलिटिकल शाखा है, ये पहले से क्लियर है, क्योंकि इनकी कई संस्थाएं चलती है आरएसएस की। और ये बिल्कुल आप इनके काम करने का तरीका देख लो, ये एक विशेष धर्म को प्रमोट हमेशा से करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं, दूसरे को दबाते हैं, ये ऐसे करते हैं। ये मोहन भागवत का कहना बिल्कुल गलत है और झूठ का प्रचार है, झूठ का पुलंदा है। वो उसको किसी के साथ और सरोकार नहीं है, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना दलित से, ना किसान से, किसी से भी उसको सरोकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदू की बात करता है, हिंदू के बेस में भी वो हिंदू की भी बात नहीं असल रूप में करता, वो कारपोरेट को आगे बढ़ाने की बात करता है, देश को पीछे ले जाने वाली बात करता है। ऐसी ही बातें जो है वो हमेशा वो करता है, क्योंकि वो ऐसा आदमी है, उसने कह दिया था कि मैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता हूँ, और ये एकदम झूठा है। और ये झूठ का जो है वो हम सबको ही मालूम है, और ये जान के अनजान बनने वाली बात होगी यदि हम उसकी बात को मानना चाहेंगे। मेरा तो ये मानना। जी जी, बाम सेब की तरफ से पाजी, बाम सेब की तरफ से ऐलान है, बाम सेब संगठन की तरफ से ऐलान है कि अगर कोई हिंदू अपने आप को साबित कर दे, सिद्ध कर दे, तो 1 करोड़ रुपया बाम सेब देगा। असल में मोहन भागवत भी कह चुके हैं, मोदी जी भी कह चुके हैं, और सब लोग जानते हैं, और अच्छे अच्छे जो ब्राह्मण पंडित ज्ञानी है वो लोग भी कहते हैं, हाँ हिंदू कोई ना जाति है, ना हिंदू कोई धर्म है। लेकिन जब अपने देश में अशिक्षित लोग हैं, अज्ञान लोग हैं, तो बिल्कुल से एक हवा चल जाती है, उसी हवा में लोग बहने लगते हैं, समझे। तो असल में हिंदू कोई है वही नहीं, ना हिंदू कोई जाति है, ना कोई धर्म है। और आरएसएस जो है, इसने पटेल को, यादव को, और खास करके राजपूतों को ऐसा इनको मतलब एहसास भी नहीं होने दे रहा है, इतना हिंदू मुस्लिम का झगड़ा में लोगों को बहकाए हुए है। जबकि अगर ये हमारे राजपूत भाई और पटेल यादव भाई जितने भी हैं, ये अगर देखें, एक बार नजर डालें, तो आरएसएस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, इन्होंने मुस्लिम से ही शादियां की है, इनकी लड़कियां मुस्लिम के यहाँ भी ज्यादातर ब्याही हुई हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आरएसएस, आप पूछ रहे हैं पॉलिटिकल है कि नहीं, इसने पूरी पॉलिटिकल राजनीति को ही हैक कर लिया है। अब भाई ईवीएम से चुनाव करवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये विधायक को खरीदते हैं, विधायकों को खरीद करके। तीसरी बात, ये पूरे देश में सिर्फ अपना ही शासन चाहते हैं। चौथी बात, ये कोई भी अगर मुंह खोलना चाहे तो उसको या तो मर्डर करवा देते हैं, या तो उसको धमकी दिलवा देते हैं। जैसे किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि वो ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन करे, या कृषि बिल में चला जाए आंदोलन करने, किसान आंदोलन में, या जो है वो निजीकरण का विरोध करे? किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत है?
बताइए, जितने भी कम से कम 10-20 मुख्यमंत्री, जितने भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, किसी में दम है? लेकिन उनके वोटर नहीं समझते, उनके वोटर उसी याद में पड़े हुए हैं जैसे साल भर पपीहा चिड़िया जो है वो प्यासी रहती है और ऊपर आसमान में जब बूंद गिरेगी तो वो पानी पिएगी। उसी तरह हमारे देश के वोटर भी इसी इंतजार में रहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जब जीतेगा तो सरकार बनेगी, हमको नौकरी मिल जाएगी। अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री जो है वो भी सत्यानाश हो जाएगा। ये आरएसएस का जो प्लान है ये सबको ये बिल्कुल अपने जाल में कैद कर चुका है और कोई का धनवन बचने वाला नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री हैं वो बचने वाले नहीं है। आज नहीं बोल रहे हो, कल तुम भी जाओगे। ये मत सोचो कि तुम क्या हो क्या नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए कोई भी नहीं है, उसके लिए कोई न वैश्य है, न कोई राजपूत है, न एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, कुछ नहीं है। आरएसएस का जो मोहन भागवत है वो यहूदी है, वो विदेशी है और वो कभी किसी को, ये भारत के जितने लुटेरे हैं अफगानिस्तान से जो लूट कर आए उनको ले जाकर वहां छोड़ के आए। अफगानिस्तान में 5 लाख सेना वहां पड़ी है। अफगानिस्तान को 2 हवाई जहाज बड़े बड़े जो है वो लोडर हवाई जहाज उनको दिए। मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूं अफगानिस्तान को और ना कोई उसके ऊपर एहसान जता रहा हूं, लेकिन इनके यहाँ जो भी भारत को लूटने मारने कूटने आता है उससे दोस्ती रखते हैं। जो भी भारत के ऊपर बुरी नजर रखता है उससे दोस्ती रखता है, चाहे चाइना हो चाहे पड़ोसी हो। हम पड़ोसी का नाम सबका नहीं लेंगे, किसी का नाम हम नहीं लेते, समझे। लेकिन आप इस पे अध्ययन कीजिए कि जो भी भारत को आघात लगाता है उससे आरएसएस दोस्ती रखता है। क्यों ऐसा होता है? अच्छा, ये सवाल किया आपने या बोले सवाल उठाया? नहीं, वो अपने मैंने सवाल भी कर दिया और मैंने जो है कमेंट भी कर दिया। सवाल हम इसका जवाब देते हैं आपको। मोहन भागवत ऐसा क्यों करता है? अंदर से वो दोस्त बना होता है, मुंह से वो मुंह में राम बगल में छुरी का कहावत सुनी ना आपने कि मुंह में राम बगल में छुरी, बात करते हैं सब अधूरी। वो काम ये करते हैं, मुंह से कहते हैं हमारा दुश्मन है पर अंदर पाजी हमें पाजी प्लीज 1 मिनट दे दीजिए, बस सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड नहीं लूंगा। देश में इतनी गरीबी, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और देश में लगभग हमारे 99% लोग सब गरीब है, कोई भी अमीर नहीं है। और न शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा, न नौकरी पे, न रोजगार पे, न टेक्नोलॉजी पे। ये क्या सिर्फ हमारे देश में ये पूजा पाठ रोजा नमाज यही सब होता रहेगा, इसी का लफड़ा रहेगा? तो बस इतना कहना था कि हमारे देशवासी विकास के लिए गौर करें, ध्यान दें, अध्ययन करें और आरएसएस के ऊपर अध्ययन करें कि ये जितने भी दुश्मन भारत के होते हैं उन्हीं से दोस्ती करता है। शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इसके लिए हम भारत तैयारी जैसा कर रहे हैं, हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं बेगमपुरा राष्ट्र बनाने की। बेगमपुरा खालसा राज जिसको कहते हैं, सच्चाई का राष्ट्र खड़ा कर रहे हैं इसके सामने, जो हिंदू राष्ट्र को ध्वस्त करेगा हमेशा के लिए। और वहां पर एजुकेशन, हेल्थ, ये सब फ्री होंगी। हम इसमें कर रहे हैं आने वाले वक्त में जो भी है। विजेंद्र सिंह की आवाज आ रही है हमारी? हाँ, सुन रहा हूँ। तो मेरा सवाल सबसे पहले यही था आपसे कि मतलब जो अभी हमला हुआ राकेश के टिकट के ऊपर, बीजेपी ने, उसमें बताते हैं कि बीजेपी के लोगों ने किया हमला, और क्या कहना चाहते हैं, क्यों किया उन्होंने हमला? देखो, आप भी जानते हो कि ये लेबर क्लास के 27 कानून इन्होंने खारिज किए, खत्म किए, जो वेलफेयर के लिए बने थे। इनको कोई रोक नहीं पाया, किसानों ने इनको झटका दिया, रोका। तो वो किसानों को क्यों बर्दाश्त करेंगे? हर तरह के उनको बदनामी करेंगे, हर तरह के जो भी कर सकते हैं करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जो मुकाबला कोई कौम कर रही है। किसान, सबसे खास बात यह है कि किसान मजदूर जब तक एक नहीं होंगे, ये जो बटे हुए हैं लोग जातियों में, जब तक कोऑर्डिनेटर्स इनके नहीं बनेंगे, जब तक ये एक नहीं होंगे, इन बदमाशों का मुकाबला नहीं हो सकता। ये असली समस्या जो है वो है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का मतलब भागीदारी की समस्या है ये। अब आज अपना हिस्सा मांगने लगे हैं बैकवर्ड क्लास के लोग, दलित लोग, तो वो हिंदू मुसलमान का चक्कर चलाना शुरू कर देते हैं। वो जैसे जो बच्चा रो रहा है तो वो चंदा मामा दिखा रही है माँ, तो वो तो माँ की तो नीयत क्या ठीक होती है, इनकी नीयत ठीक ये नहीं है। ये नहीं चाहते, हमेशा के लिए इन्होंने हमेशा से शिक्षा पे, सत्ता पे, संपत्ति पे, व्यापार पे, सब पे इनका एक अधिकार रहा है।
आज लोकतंत्र में दूसरे लोग भी अपना हक मांग रहे हैं। तो वो समस्या जो सांप्रदायिकता जो समझ रहे हैं आप, वो सांप्रदायिकता कोई समस्या नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई समस्या नहीं है, समस्या है भागीदारी की, सामाजिक न्याय की। अब वो उसको मुसलमान की तरफ मोड़ देते हैं, कभी ईसाई की तरफ मोड़ देते हैं, कभी वो एनआरसी की तरफ मोड़ देते हैं। जो मुख्य मुद्दा है कि आदमी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवा मिले, रोजगार मिले, वहां से ध्यान उनको हटाना है। और कोई ऐसा नहीं है कोई नया काम कर रहे हो, उन्होंने कभी भी हमेशा जातिवाद सांप्रदायिकता को संरक्षण दिया, दंगे कराए। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया काम कर रहे हैं। हमारे अपने लोगों की कमियां हैं, हमारी अशिक्षा है, हमारी गरीबी है, हमारे नेता भी उन्हीं की तरह उतने ही भ्रष्ट हो गए हैं और उनसे भी थोड़ा सा आगे 4 कदम बढ़ना चाहते हैं। तो कीचड़ को कीचड़ से आप नहीं धो सकते, कीचड़ को पानी से धो सकते हैं। तो जब तक हम अपने को खुद नहीं ठीक करते, हम खेती करना चाहते हैं, तैयारी कोई नहीं करना चाहते, ना बीज डालेंगे फौरन, उससे पहले का काम क्या है वो भी नहीं करना चाहते। तो जब तक इन लोगों का, इनके पास एक संगठन है जिसे आरएसएस की फौज कहते हैं, आपके पास भीड़ है, 90% भीड़ आपके पास है, 95%। उनके पास कुल 3% है 90% को गुलाम बनाए हुए हैं। क्यों गुलाम बनाए हुए हैं? इसलिए कि उनके पास संगठित ताकत है, संसाधन उनके पास है। आप, उनके पास फौज है, ट्रेंड फौज है, और आप सिर्फ भीड़ हैं। आप अपनी भीड़ को फौज में कैसे कन्वर्ट करें, अपने कैसे एक्टिविस्ट तैयार करें, कैसे उनको एक कम से कम 2% आदमी आपके बुद्धिजीवी तैयार हो। और डीग हाँकने लगे रहते हैं, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, आरएसएस का मुकाबला करेंगे। अरे भाई, मैं कहता हूँ यार, तुम काशीराम जी ने मायावती को फील्ड किया, उसका तो मुकाबला तुम कर नहीं पाए बाम से मिल करके, और तुमको सबको लतिया दिया उसने अकेले। तुम क्या यार आरएसएस का मुकाबला करोगे? ये डींगे हाँकने से थोड़ी तो काम चलता है। 4-5 हजार आदमी इकट्ठा होकर के आप समझते हैं कि पूरे देश में क्रांति कर दोगे, आरएसएस का मुकाबला कर लोगे? मैं बामसेफ में रहा हूं, और बामसेफ में मैं उस घटक का जो कि मूल था, उसमें मैं रहा हूं। मैं हमेशा एक बात ये कही कि भाई, ये बच्चों जो आप एम्प्लॉइज की इतनी चिंता करते हैं, उनसे चंदे की इतनी चिंता करते हैं, उनके परिवार को, उनके नौजवान लड़कों को, उनको आगे लाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। तो वो आप कुछ करना नहीं चाहते, आप कैसे मुकाबला करोगे इनका? तालियां बजा करके मुकाबला नहीं होगा। घर को अपने को ठीक करो। वो तो ठीक है, लेकिन आप बामसेफ की मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं आरएसएस की, या उसके मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे घर में जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला दिया है, उसको पहले ठीक करना है। उसको अपनी कैडर तैयार करिए। आपने 60 साल से, ये बताइए, 60 साल से, सुनिए, काशीराम को सन 76 से मेरे रिश्ते थे काशीराम से, और जब मीटिंग उनकी होती नहीं थी, पैदल चल करके जब आते, तब की बात कर रहा हूँ। आज आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन लोगों का विश्वास आपने खो दिया है, क्योंकि आप उतने ही भ्रष्ट होना चाहते हैं जितनी कांग्रेस है या भाजपा है। अपने घर को ठीक करो भाई। ये आपका नजरिया हो सकता है, बाकी और लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। अच्छा, एक बात और बताइए, 60 साल हो गए आपको, आज तक किसी से पूछिए इनसे कि कोई सिलेबस वगैरह ट्रेनिंग का तैयार कर पाए? दिए हाँकते रहते हैं बेकार। कुछ बाबुओं को, चपरासियों को इकट्ठे करके यार थोड़ी क्रांति हो जाएगी। चलिए, इसको अपने मन की बात हमने रख दी है, हम लेते हैं ओपिनियन। क्या नाम है, मनदीप सिंह, क्या कहना चाहते हैं इनकी बात के ऊपर आप? नहीं, क्योंकि ऐसा है कि जो आलोचना एक सार्थक आलोचना हो ना, क्योंकि जब हम सिस्टम के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं तो हमको मालूम होता है कि इसमें क्या क्या वीकनेसेस होती हैं। हाँ। और विजेंद्र जी उसी तरफ अपना ध्यान दबाना चाहते थे कि हमें पूरी तैयारी करनी होगी। यदि इनका मुकाबला करना है, ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही चर्चा की थी कि आरएसएस ने अपने आप को संगठित कर लिया, मगर दूसरों को अलग अलग कर दिया। इसकी वजह से ही वो आज ऊपर, उनके पास राजनीतिक शक्ति इसलिए ही आ गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को संगठित किया हुआ है, और हम सारे जने टुकड़ों में बंटे हुए हैं। यदि हम इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आरएसएस हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। आरएसएस दूसरे दिन उतर जाएगा। दूसरे दिन उसकी राजनीतिक, पहले मेरी बात सुनिए, राजनीतिक शक्ति जो है वो एकता से प्राप्त होती है। जब तक किसान, अब किसानों का मोर्चा चल रहा था, उसमें
31-32 जो हमारे जो ग्रुप थे वो भी इकट्ठा नहीं रह सके, उसमें भी डिफरेंसेस पड़ गए। अब उसको दूर करने की भी बात हो रही है, करने की भी कोशिश हो रही है, मगर जब तक होगी तब तक वो अपना ग्रिप और मजबूत गवर्नमेंट कर जाती, वो उसकी प्लानिंग और आगे चली जाती है। इसलिए पहले तो इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। कोई भी संगठन है यदि उसका मुकाबला करना है तो पहले अपने आप में एकता चाहिए, और यही बात जो है विजेंद्र जी भी ने भी की है, और अपने आप को डिसिप्लिन करना और आगे के लिए तैयार करना ये बहुत जरूरी है। और हमारे पास कोई सियाने आदमी हो जो मिल करके प्लानिंग बनाए, और हम जब बातें कर रहे हैं तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा ही है कि हम उसको टैकल कैसे करें। यदि हम जानना चाहते हैं या हम जान गए तो हम दूसरों को बताने की चेष्टा करें ज्यादा से ज्यादा। यही बात जो है, इससे ही मुकाबला होगा, क्योंकि सिर्फ बातें करने से नहीं, क्योंकि इसके आगे भी हमको जो है वो जाना पड़ेगा। और ये जो है जिसके पास ज्ञान है वो अपना ज्ञान आगे पहुंचाए कि इनका मुकाबला ऐसे किया जाए। ये बात जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आरएसएस के साथ हमारा मुकाबला कैसे हो, हम उसको कैसे सत्ता से हटाएं, उसकी डोमिनेशन को कैसे हटाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर चर्चा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जी, बात पूरी होगी आपकी। हाँ जी, ऐसा है, देखो हमने जितने भी लीडर हैं, जितने मतलब संगठन चला रहे हैं, तकरीबन सभी से बात की है। तो सभी का मतलब है बात करने का, ऐसा लगता है उनसे बात करके कि वो चाहते हैं कि जो आजादी मिले वो सिर्फ हमारे थ्रू मिले, और हम ही इसके जो मुख्य वो बने, मतलब प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति जो भी बने, ऐसा वो चाहते हैं। हमने उनको बहुत बार बोला है, भाई आप इनको एक घमंड और लालच, दो चीजें आपको ये निकालनी पड़ेगी दिमागों से। जब आदमी समर्पित है, मानवता को समर्पित है, संगठन को समर्पित है, उसको तो इस चीज का लालच होना नहीं चाहिए। पहली बात तो जिसको लालच नहीं होता वो तो खुद ही बैठा देते हैं उसको, लोग उठा भाई ऐसा है। लेकिन ये जो चीजें खड़ी है इनके बीच में, हमने देखा बात कर रहे हैं, वो जो घमंड और लालच बड़ी है इनके अंदर, तो ये कहीं ना कहीं उनको कमजोर करता है। क्योंकि इनकी भाषा ऐसी होती है, कई बार जैसे गुंडों वाली भाषा होती है ना, तो कई बार बोलते हैं ऐसा। अभी मोहन भागवत की बात करते हैं, मोहन भागवत एक नंबर का आतंकवादी है। अब आतंकवादी के साथ में रहने वाले सब लोग गुलाम होते हैं, याद रखना। गुलाम जो है ना, कभी अपने मालिक के खिलाफ जो है ना आंदोलन नहीं कर सकता। तो आरएसएस में जिस दिन आरएसएस के वर्करों को इस बात का पता लग गया ना कि मोहन भागवत एक आतंकवादी है, और जो वहां के जो वर्कर जो काम करने वाले एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, वो उनको दानव समझता है, उनको राक्षस समझता है, उनको अपना दुश्मन समझता है। जिस दिन उसको इसका ज्ञान होगा उस दिन वो पूरी मोहन भागवत के खिलाफ भी क्रांति खड़ी कर देंगे। उनको इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर तो ये एसटी एससी ओबीसी के लोग घुसे उसमें, और है कौन उसमें। तो भाई क्या नाम है, राम कुमार बोजी क्या करना चाहते हैं इस पूरी डिबेट के ऊपर, आप थोड़ा बहुत बताएं। कि मैं यह चाहता हूँ कि एक बुक आई थी आरएसएस कांग्रेस की माँ है और बीजेपी उसकी भौजाई है। तब मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि आरएसएस कांग्रेस की माँ है और जो बीजेपी है उसकी भौजाई है। ये जो कानून बनाते हैं उसको डिबेट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब इनका आता है कानून तो उसको पास करते हैं उसी कानून को। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें क्या है ना, चलो आप जो करना चाहते हैं समझ गए। उसमें आरएसएस बीजेपी की माँ है या बीजेपी आरएसएस की माँ है तो ठीक है, पर ये जो भी तीसरा जो झाड़ू वाला है बन गया, ये सबका उस्ताद बन गया है, ये मिट्टी छुरी है, ये केजरीवाल, ये सबका उस्ताद है, ये बढ़िया है। बढ़िया जितने भी हैं सारे बैठे, देखो इसमें अभी नकवी साहब बोल रहे थे, नकवी साहब एक बात बोल रहे कोई राजपूत तो सबसे बड़ा गुलाम तो राजपूत है, ब्राह्मणों का। उसके बाद में ये जो बड़ी है गुलाम है, और ये एसटी एससी ओबीसी को लोग तो इनको तो गुलाम समझ ही रखा उन्होंने पहले से। तो इसमें तो निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें थोड़ा ध्यान। ऐसा क्यों हुआ है जानते हैं? एक नेपोलियन था, उसने कहा था कि यदि समाज जागरूक अधिकार लेने के लिए खड़ा होता है तो उसको धर्म जाति में उलझा देना चाहिए। नेपोलियन ने बहुत बढ़िया विचार दिया था, लेकिन अपने समाज के लोग सुधरने को तैयार नहीं है, न समझते हैं। जैसे कि आप एकता बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, तो उसमें खींचने वाले लोग बहुत हैं, उसको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। तो मेन समस्या यही होती है कि संगठन को मजबूत करना बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपका उसमें थोड़ा सा भी योगदान रहे, आप उसकी सपोर्ट करते हैं, तब तो संगठन चलेगा। नहीं तो सोचेंगे कि हम उसमें संगठन में मतलब आगे रहें, हमेशा मेन मुख्य रहें उसमें,
तो ये संगठन नहीं चलने वाला है या कोई यूनियन नहीं चलने वाला। जैसे सर ने कहा था कि मतलब वाम सेफ ने क्या क्या किया है, उससे मतलब नहीं है। जो काम कर रहा है उसमें यदि सहयोग करते हैं किसी भी संगठन में, कोई भी हो, तो या अपने गांव समाज में यूनियन है तो उसमें आप सपोर्ट करिए, या उसका पैर ना खींचिए, उसका हाथ धर के उसको सपोर्ट करिए कि हाँ चलो ये बढ़िया काम करते हैं समाज के लिए, तो ठीक है। नहीं तो आप ऐसे किसी किसी का बुराई करते रहेंगे तो कोई भी समाज या संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बुराई नहीं, वो कई कई बात बुराई जरूरी है। हक है बोलने का, सबको अपना अपना हक है, क्योंकि अगर हम ही कमी निकालेंगे तो कौन हाँ निकालेगा। वो तो बोलने का हक है ही है। अगर क्योंकि कई बार और क्या होता है ना, 19 अगर एक्ट के तहत सभी जो लोग फिर बोल वो सकते हैं, आरएसएस कोई वाली दिक्कत की गुलामी, बात नहीं है। आरएसएस वाली गुलामी खड़ी हो, उनको कोई चूं करता ही नहीं फालतू, तो कमियां भी निकालनी दादाजी जरूरी है। एक निवेदन मैं आरएसएस करूं। मोहन भागवत है ना, जो अपना देश घूम के आ चुका है। हमने देखा है कि वो अपना यूरोपियन गया घूमने के लिए कि मेरा गांव कैसा है, उसको तो अब जाना ही है। यहाँ से सब लोग समझ चुके हैं कि ये सब यूरोपियन विदेशी हैं। डीएनए के अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिक और रिसर्च ने बहुत ही सोर्स लगा के पता किया है कि इनका डीएनए यूरोपियन से मिलता है। तो मोहन भागवत है जो अपने गांव जाकर घूम के आए, वहाँ सब जंगल झाड़ी हैं, सब ऐसे ही जंगलों में बटे हुए हैं। अब देखा कि जगह कहाँ हमको घर बनाने लायक है, घूम क्या ऐसा पता चला है मेरे को। तो इन लोगों को अब तो जाना पड़ेगा। मेन समस्या है ना कि ये ये लोग मोहन भागवत को हिंदू आवाज धर्म हो को गया, आवाज विशेष हो गया उसको, नहीं वो मान्यता। तो ये तो हाँ पक्का, ये तो जाना पड़ेगा, ये जेल में जाएगा सीधा, तो दो ही काम होंगे इसके लिए, कोई और दूसरा हाँ जी रास्ता जी। है नहीं। मेन समस्या है कि अपने समाज में जागरूक होना बहुत जरूरी है। खास तौर से ओबीसी समाज के लोग यदि जागते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस की वाट लगती है। यदि नहीं जागते हैं तो फिर हिंदू धर्म में फंसे रहेंगे। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, कोई धर्म नहीं है मान लीजिए, ये तो एकदम टोटली पाखंडवाद और जातिवाद में बटा हुआ है। हिंदू का मतलब ही सब समझते हैं, अर्थ क्या होता है, तो अभी डाकू हमारा जो लुटेरा है टाइम खलीसा सिर्फ वगैरह अभी वगैरह। 7 मिनट रह गई है, बस लास्ट वो सवाल लेते हैं। अभी भाई साहब वकील साहब जुड़े ओके हमारे ओके साथ में। वकील साहब जी। बताइए, आप भी क्या कहना चाहते हैं? पूरी डिबेट तो आपने सुन ली है, अब तो खैर कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन सुन तो लिए ना आपने, क्या कहना चाहते हैं इस पर पूरी डिबेट के ऊपर? आप आवाज खोलिए, अपनी आवाज बंद है आपकी। एक बार मुझे सवाल दोबारा बता दो आप जहाज का, मुझे थोड़ा हमारी ध्यान नहीं डिबेट रहा। जो चल रही है ना पहले से भी, राकेश टिकैत के ऊपर हमला क्यों हुआ, आरएसएस के बारे में बात चल रही है, कमजोरी कहाँ है, सुधार कैसे हो सकता है, ये सभी चल रहा है, तो आपने सुना होगा। तो इसमें पहले बता दी कि राकेश टिकैत के ऊपर हमला जो हुआ है, ये आरएसएस के पीछे गुंडे हैं या मतलब सिर्फ ये छोटे मोटे गुंडे हैं? इसके पीछे कौन क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कई बार सवाल के अंदर ही जवाब छिपा होता है। हाँ। इससे पहले भी एक बात आई थी कि ईवीएम, एनआरसी, सीएए और एनपीआर और जो मजदूरों का मामला है, जो कि अभी अपने क्या नाम है, जो आकाश मार्शल जी लिखा हुआ है पर नाम उनका कुछ और है शायद, ये इन्होंने बताए थे कि विजेंद्र सिंह हाँ, हाँ जी, विजेंद्र सिंह जी ने बताई थी कि लेबर एक्ट के 27 जो एक्ट है उसमें से उनको 27 एक्ट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, कई जगह अमान्य घोषित कर दिया, और वो भी एक फौरी ऑर्डर से कर दिया। तो ये सब लोग प्रताड़ित है। एनपीआर, एनआरसी, सीएए से परेशान है, एससी एसटी ओबीसी पूरा परेशान है। इसके अलावा और भी बहुत गरीब तबका परेशान, और उधर उससे मजदूर एक्ट से सारे मजदूर परेशान है, जाहिर सी बात है वो भी गरीब है। और एक जो ईवीएम वाला मुद्दा, इससे पूरा देश परेशान है। राकेश टिकैत जी से एक बार बात कही थी कि साहब ये तीनों को मुद्दे को उठाइए, पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है। हम सिर्फ किसानों की बात करेंगे तो किसान की बात करोगे, हालांकि किसानों के अंदर सबका हित छुपा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन मात्र किसान की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे तो किसान की बात से क्या है, वो किसान वर्ड पे आता था, तो दूसरे लोगों को कहीं अब थोड़ा सा ये खटकने लग गया यार, किसान, तो बाकी और कोई इंसान ही नहीं है। तो राकेश जी को ये थोड़ा सा करना चाहिए, तो हो सकता है उन लोगों के द्वारा भी किया गया, और यह हो सकता है प्रायोजित रूप से इधर से भी हो।
प्रायोजित रूप से इधर से भी हो, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह, आरएसएस, या आरएसएस का भी जन्म दिवस आ रहा है, शायद 2-4 दिन में आ रहा है, वो पूरे 100 साल मनाने वाली है। 100 साल, सॉरी 25 तारीख को 2025 में मनाएगी, लेकिन जन्म दिवस आ रहा है। तो ये जो झगड़ा है, ये हमला है, इस हमले के बारे में हम भी थोड़े से असमंजस में है, ये हमला क्यों हुआ? क्योंकि इतने बड़े आंदोलन पर कोई भी आदमी फ्रंट में आकर के हमला करेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा हमला करने की, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि किसान आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा असमंजस है कि आंदोलन पर हमला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शरारती तत्वों के द्वारा भी हो सकता है। हाँ, बीजेपी, कांग्रेस और ये तीनों के तीनों हैं एक जैसी, ये तीनों ही माँ बेटियां है, कांग्रेस की बेटी आरएसएस, आरएसएस की बेटी बीजेपी है, तो इसलिए हमला हो भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनके अगर इनके आ जाए, हमला करने वाले अधिकतर असामाजिक तत्व कम होते हैं, जेल से छुड़ाए हुए बदमाश ज्यादा होते हैं, अक्सर ये देखा इसको अगर बेटी बुलाना है, इसको केजरीवाल को भी पकड़ करो, बीच में भी साथ में है ना, ये पोती ओपन का सामने नीचे, लास्ट में मैं आरएसएस का आदमी है ना। अभी सिर्फ हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, 1-1 मिनट का टाइम दूंगा सभी को मैं। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहता है लास्ट में? क्योंकि जो राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ ना, वो आदमी शिवसेना का आदमी है, अलवर से, उसका मालूम जो है, उन्होंने कर लिया, 4-5 बंदे वो गिरफ्तार भी हुए हैं, और वो उनका आदमी है। वो तकरीबन न्यूज जहां तक तो पहुंच ही गई है, शायद आप तक ना पहुंची, और मेरे तक जो न्यूज पहुंची है वो शिवसेना का है। और इसके अलावा ये जो हुआ है, ये तो अपने आप में एक बहुत बुरी बात है, और इससे जो संघर्ष है उसको एक स्पीड ही मिलेगी, इससे संघर्ष कमजोर होने वाला नहीं है ऐसी बातों से, क्योंकि ये आगे ही आगे बढ़ेगा जीत की तरफ, और आगे 2-3 स्टेप और फॉरवर्ड हो जाएगा इसकी वजह से। और मैं जो है वो शुभकामनाएं भी देता हूँ इस आंदोलन को भी, और सभी लीडर्स के जो है वो उनकी हम चाहते हैं कि उनकी वेल प्लान करें अपने आने वाले समय में, और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और लोगों की सुरक्षा के लिए भी जो है वो अच्छे कदम उठाएं, ताकि ये आंदोलन जो कामयाबी की तरफ बढ़ सके और देश में सुख शांति समृद्धि आ सके। आज बीरेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि राकेश टिकैत जी को ही नहीं, पूरे किसान आंदोलन को आज मजदूरों के सपोर्ट की जरूरत है। मजदूरों के साथ जो कुछ भी हुआ है, 27 कानून के खारिज किए, बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम, ब्रिटिश टाइम तक के कानून खत्म कर दिए। तो जब तक आप लाखों की तादाद में आंदोलन करते थे, रेलवे की हड़ताल करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल करते थे, तो आखिर आज क्या हो गया है कि राकेश टिकैत के लिए लेबर क्लास क्यों नहीं आ रहा साथ में? क्या राकेश टिकैत जी घर से बुलाने जाएंगे उनको? आज उनकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद जब नहीं कुछ कर सके अपने आंदोलनों को बचाने के लिए, कम से कम किसान लोग सामने आए तो उनके साथ आए। तो या तो ये है कि मजदूरों की लीडरशिप मजदूरों के पास है ही नहीं, वो बेचारे जहां चाहते हैं हाँक देते हैं, जहां चाहते हैं नहीं हाँकते। तो अपनी लीडरशिप हम डेवलप करें, और हम पूरी कोशिश करें कि हम किसानों के साथ दें। जी। और रामकुमार जी क्या कहना चाहते हो लास्ट में आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ किसान आंदोलन होना चाहिए, और जो सरकार है किसानों की मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करे, और जो आंदोलन है वो बंद होना चाहिए। किसान को जितना अधिकार सरकार उसको मिल जाना चाहिए। एक बात बताना चाहते हो, सरकार इसको करेगी नहीं। सरकार ने ऐसे बिल, हजारों बिल पास करके वहां रख रखे नागपुर की तिजोरी में, इसको पास करेंगे, दूसरा निकाल लेंगे, तो इसका निचोड़ क्या निकालना है वो देखना पड़ेगा। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? इससे पहली बात तो हम सारे सिस्टम से निजात चाहते हैं, इसमें ब्राह्मणवाद से सारे सिस्टम से, इसको लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम कैसे निकल सकते हैं इसके ब्राह्मणवाद की गटर से? गटर कह सकते हैं, गुलामी का गटर कह सकते हैं, इसको कैसे निकल सकते हैं सारे सिस्टम से? मैं आपको पहले उस बात का जवाब दे दूं मैं को सरकार इसको करेगी नहीं। करेगी इसलिए नहीं ना, क्योंकि हमारे ही लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं घुसे पड़े रहते हैं, और वो लोग कहीं न कहीं गंद फैलाते हैं, वो हमारी एनर्जी को, हमारी व्यवस्था को थोड़ा सा कमजोर करते हैं। और रही बात ब्राह्मणवाद की, ब्राह्मणवाद से निकलने के लिए हम सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब लड़ाई किस लेवल की होनी चाहिए हमारी? सबसे पहले हमें सामाजिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा, उसके कारण को समझना पड़ेगा,
उसके निवारण को समझना पड़ेगा और समझ करके फिर उद्देश्य तय करना पड़ेगा और उसके हिसाब से संगठनात्मक ढांचा और जो हमारे अम्बेडकरवादी संगठन है संगठनात्मक ढांचा तैयार करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद तो समझ जाते हैं, दूसरों को नहीं समझाते और समझाने के लिए एक तैयार मैनेजमेंट तैयार नहीं करते, ताकि सब लोग समझ करके, लोग क्या है कि भीड़ में इकट्ठे तो हो जाते हैं, उनको दिमाग में नहीं आता कि यार हम कर क्या रहे हैं, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, दोनों आदमी सही कैसे होते हैं जबकि दोनों तो विरोधी है। इसीलिए हम सब लोगों को समझाने में सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए सभी को सामाजिक व्यवस्था को समझ करके आगे बढ़ाना। जी सर, मेरा मानना बड़ा ऐसा है कि लोग तो तैयार हैं आंदोलन के लिए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इन लीडरों की कमी है कि लीडर जो है ना वो चाहते हैं कि वो मतलब कोई भी लीडर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने बहुत कोशिश की है एक साथ इकट्ठा करने की, भाई आप थोड़ा थोड़ा बंदूक लेकर लड़ रहे हैं, हम सभी को मिलाकर एक तो बढ़ा देते हैं ताकि अपना काम भी आसान हो जाए और वो मतलब ये जो आजादी मिल जाए। तो लीडरों को चाहिए, मुझे उम्मीद है कि भारत का हर मूल निवासी जागरूक है, आज वो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है, बैठा। इसके आने वाले वक्त हम करेंगे इसका, हम राज के खालसा राज, बेगमपुरा राज, जिसको सत्य का राज कहते हैं, जिसको इसकी तरफ मोड़ रहे हैं हम सिस्टम को, और बहुत जल्दी यहाँ राज कायम करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं नहीं तो कभी नहीं बनेगा इनका। 2025 तक हो सकता है शायद इनका सुपना ऐसा होकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर हो सकता है इसका लास्ट गेम भी हो सकती है। इनके जो बहुत खेलते हैं ना, क्या नाम गेम खेलते हैं, जैसे महाभारत में गेम खेली थी उन्होंने, और उसमें क्या नाम महाभारत के रामायण में गेम खेली थी उन्होंने। लेकिन ये हो सकता है कि कोरोना की गेम इनके मनवादियों के लिए लास्ट गेम हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि इनके षड्यंत्र ये है ना, इनके षड्यंत्र में खुद फंसने जा रहे हैं। लोगों को समझ आ रही है कि लॉकडाउन क्यों चल रहा है। अभी देख रहे हैं अभी रात को लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी जहाँ पर बीजेपी की सरकार वहां जहाँ पर ये आंदोलन करते हैं वहां पर लॉकडाउन होता नहीं है, मतलब वहां पर खुला चल रहा है, कोरोना में नहीं आता है, डर रहा है कोरोना। तो ये सब लोग समझ रहे हैं कि कहाँ पर क्या करें। मैं उम्मीद के साथ में कह सकता है कि इनका फॉल डाउन शुरू हो चुका है और इनका गिरने का भी समय आ चुका है, क्योंकि ये पिछले पहले जो थे यहाँ पर भारत के अंदर मुगलों के पीछे लड़ते रहे, मुगलों के पीछे बैठकर लड़े, फिर उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पीछे ने तशद्दुद किया। अब ये हिंदू राष्ट्र के पीछे कर रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र तो सबको समझ आ गया कि ये नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये गेम इनके लिए उल्टी पड़ने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है गुरु अल्लाह जो वाहिगुरु गोड़ बैठा है, जो ऊपर बैठा है, वो सबकी रक्षा करे इस मामले में। अब यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना मूल निवासी सभी के सभी बैठे तैयार। मैं खासकर लीडरों को कहना चाहता हूँ बात है कि घमंड को, लालच को छोड़ करके, कुर्सी का लालच और अपने इसको ईगो को छोड़ करके सभी लीडर इकट्ठे होकर के मूल निवासियों को, सबको आजादी चाहिए। कोई भी किसी मतलब एक आम आदमी बैठा वो क्या चाहता है? आजादी चाहता है, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, गणवादी से आजादी चाहता है। सभी के सभी चाहते हैं। फिर जब सभी के सभी एक ही चीज को चाहते हैं, फिर इकट्ठे होने में क्या दिक्कत आ रही है? तो हम चाहेंगे कि इकट्ठे होकर के आंदोलन करें ताकि इसमें हमेशा के लिए मनवाद को उखाड़ कर फेंका जा सके और आजादी भारतवासियों को मिल सके। एक मिनट और बोलना चाहूंगा इस बात पे, एक मिनट मेरा। क्या है कि आपने लीडरशिप की बात की है, 90% लीडरशिप करप्ट हो चुकी है। 90% की बता रहा हूं मैं आपको, या तो किसी न किसी करप्शन में शामिल है या किसी और घोटाले में शामिल है, जिनके बाकायदा सबूत वर्तमान मौजूदा सरकारों के पास है। और हाँ, दूसरी बात, इनके पारिवारिक रिश्ते ऐसे हैं आपस में कि पारिवारिक रिश्तों में इन्होंने व्यापार डेवलप कर लिया आपस में, इनके बाकायदा कोलैबोरेशन है। तो ये लोग निकल नहीं सकते। एक मेरे आप ये 90% लोग नेताओं की बात कर रहे हैं आप। मैं वही नेताओं की बात कर सभी काने हैं जी। लीडर नेता नहीं हो सकता, लीडर नेता लीडर बन नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक नंबर का चोर, करप्ट, लुच्चे, लफंगे जितने हैं वो सब गुण उसके अंदर होते हैं। लीडर की बात कर रहे हैं जो संगठन को चला रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उस संगठन को चलाने वाले लीडर्स जो है इस वक्त अम्बेडकरवादी संगठन काफी सारे हैं। एक बार हमको कंपेयर करना चाहिए कि कौन आदमी सही ढंग से पूरी बात को सही तरीके से रख रहा है, पूरी रणनीति के साथ रख रहा है, कारण निवारण के साथ रख रहा है, उद्देश्य के साथ रख रहा है। यदि उसने संगठनात्मक ढांचा डेवलप कर लिया है तो उसके पास वो ढांचा क्या और उसकी रणनीति क्या रहेगी। हमें दरअसल बाकायदा बात करनी चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि एक बार बामसेफ से बैठ के बात करनी चाहिए। बामसेफ और जो दूसरे संगठन है, वो सर हम ये नहीं करें अकेला बामसेफ ही है, दूसरे भी संगठन है, उनसे बात करनी चाहिए। कई बार क्या है कि किसी इलाके स्टेट में छोटे छोटे संगठन है
लेकिन वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बड़ा विस्तार क्यों नहीं कर पाई वो अलग बात है। लेकिन कई संगठन ऐसे हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा का निर्माण इसीलिए किया गया था कि बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं था, वो संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला एक प्लेटफॉर्म है, सभी संगठनों को एक जगह इकट्ठा करने वाला एक प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए कहा गया था कि आप एक बार बैठ के बात तो करिए, आपस में अपन चर्चा करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे तो एक नई बात निकल के आएगी, एक रणनीति तय करके हम लोग इनका निवारण कर सकते हैं। देखिए आरएसएस कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आरएसएस तभी तक बड़ी है जब तक हम एक जगह बैठ करके बात नहीं करते। जब एक जगह बैठ करके हम लोग उद्देश्य तय कर लेंगे, आरएसएस वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे आधे तो कोमा में आ चुके हैं, और अब उनके सामने संगठन आरएसएस के सामने एक और खड़ा हो गया है कि जो SC ST OBC के जो बच्चे वहां पर हैं, अब उनको धीरे धीरे समझ में आने लग गई है। अब उनको यदि निकालते हैं तो पंगा होता है, और रखते हैं तो घर की बात बाहर जाती है। इसलिए आरएसएस अब उनको मतलब खुद भी एक पशोपेश में है कि इनको रख करके हम लोग क्या करें, क्योंकि वो फ्रंट पे आके लड़ने को तैयार नहीं है। बच्चे SC ST OBC के जो बच्चे वहां पर हैं वो लड़ने को तैयार नहीं। मैं सिर्फ उनकी इसलिए कह रहा हूं कि उसके अलावा और जो दूसरे हैं जो वो भी शिक्षित हो रहे हैं, संचार व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, एजुकेशन बाकायदा कंटिन्यू, जैसे अपन जैसे लोग बात कर रहे सुनते हैं, तो उनको सब वो कैलकुलेट करते हैं और उस कैलकुलेशन से देखते हैं वास्तव में सही क्या चीज चल रहा है। तो इसीलिए वो फ्रंट में आकर के लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लड़ने के लिए ये बाकायदा जेलों से मुजरिमों की बाकायदा जमानत करवाते हैं। शाहीन बाग के समय आप देखना, उससे पहले बहुत तेजी से मुजरिमों की बाकायदा जमानतें हुई थी, जबकि ऐसे वक्त पर जो इलाके के जो मुजरिम होते हैं उन मुजरिमों को बाकायदा थाने में बुला बुला करके पाबंद किया जाता है। ये करने के बजाय जेलों से बहुत तेजी से मुजरिमों को छुड़ाया गया, तेजी से। जो आजीवन कारावास काट रहे हैं उनको भी छुड़ाया गया। मतलब ऐसा बहुत सारे मुजरिमों को तभी शाहीन बाग और BHO वगैरह पे हमले करवाए गए। ये मेरा ये मान सकता हूँ कि BHO वगैरह पे हमले इन्होंने करवाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ लास्ट में, चाहे किसी भी संगठन जैसे भी चल रहे हैं संगठन, सभी के सभी घमंड और लालच को त्याग करके जी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, क्योंकि घमंड और लालच ही दोनों ही फंसे हैं बीच में। वो सोचेगा वो मेरे से बात करे, वो सोचेगा वो मेरे से बात करेगा, मैं क्यों जाऊं उसके पास में, वो मैं क्यों बात मानूं उसकी बात में। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब सभी के पास में कुछ प्लान हो, एक साथ बैठ करके इसका प्लान सही है, जो जनता के हक में है, जो राज की तरफ मोड़ रहा हो, जो जनता को आजाद कर रहा हो, उसको मान लीजिए, चाहे किसी का प्लान हो, चाहे छोटे का या बड़े का, किसी का भी हो सकता है। तो ऐसा हमने बहुत सारी कोशिश की है इनको मिलाने की, और एक तो मुंह उधर को करता है, दूसरा उधर को करता है, तीसरा कहता है कि मेरे जैसा है ही नहीं कोई दुनिया के अंदर, ऐसे बहुत सारे बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको घमंड को त्याग करके, लालच को त्याग करके, एक शांत होकर के, मतलब अपने लोगों की तरफ नहीं तो लोगों ने जिस दिन गुस्सा आ गया, ये जब ये बड़े बड़े गुंडों को छोड़ते हैं फिर इसको भी छोड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब अपनी इज्जत खुद के हाथ अपने हाथ में होती है, तो कोई ना कोई रास्ता नया निकाले, नहीं तो फिर हम एक बेगमपुरा राष्ट्र का तैयार कर रहे हैं, ये सबको फिर एकदम जगह इकट्ठा करके फिर सबको राज सत्ता तक लेके जाएगा, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरा एक सुझाव था आपके लिए, मेरा एक सुझाव था, एक दिन पहले या 2 दिन पहले यदि आप सब्जेक्ट बता दो तो सब्जेक्ट पर अच्छे से तैयारी कर ली जाए। हमारी डिस्कशन में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी रहती है। कोई बात नहीं, हमने बैसाखी वाले प्रोग्राम की तैयारी कर लीजिए आप अपनी, आने की तैयारी अचानक की तैयारी। 13 अप्रैल को उसमें मुद्दा क्या रहेगा? खालसा पंथ पर जो वे बात होगी उस दिन भी आपको शामिल करना है हमने, और अम्बेडकर साहब का जो मनाना है उस दिन भी आपको शामिल करना है, इसलिए पूरी तैयारी रखना अपनी। जी मनदीप सिंह जी आपका भी, और राम कुमार जी आपका भी, और वीरेंद्र सिंह जी आपका भी, और वकील साहब का सबका धन्यवाद स्पेशल जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझदारी से अपने राज सत्ता तक, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इस बारे में, किसी को राज न दे है, जो भी ले निज बल से ले है। निज बल का मतलब होता है खुद का बल या सच्चाई का राज, सच्चाई अपने मन को पक्का करके आगे दौड़ना। क्या कहते हैं कि राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है, कि दले मले सच, धर्म का मतलब होता है सच और ईमानदारी। यहाँ धर्म वो नहीं है कि टिक्का लगा लिया और चाहे वो पालिया लोगों का जेब काटने का काम करे, जेब कत रहेगा, वो काम नहीं है। यहाँ सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी बात करते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी तब तक नहीं, तब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी। उस पावर को हम बहुत जल्दी लेंगे, और बेगमपुरा राष्ट्र खालसा राज जिसको कहते हैं, सच्चाई का राज, सच्चे लोगों का राज, जहाँ पर जात पात का नामो निशान खत्म करेंगे, सबको नौकरियां मिलेगी, एजुकेशन फ्री होगी, हेल्थ फ्री होगी, और नौजवानों को खास करके इसमें राजनीति मिलेंगे।
और मानव समाज पार्टी का गठन करेंगे जो सिर्फ राज ही के लिए पैदा होगी, राज करेगी। कई हजार साल तक ऐसा सिस्टम लागू कर देंगे कि कई हजार साल तक भारत के अंदर कोई विदेशी परिंदा पर न फड़फड़ा सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। शुक्रिया।